नमस्ते। आज की हमारी चर्चा बेहद दिलचस्प होने वाली है। हम जे शेट्टी की दुनिया भर में मशहूर किताब थिंक लाइक अ मॉन्क के कोर फ्रेमवर्क में गोता लगाने वाले हैं। हम इसके शानदार लेसन्स को तो समझेंगे ही, लेकिन साथ ही एक बिल्कुल निष्पक्ष नज़रिए से उन हालिया विवादों और जर्नलिस्टिक इन्वेस्टिगेशंस पर भी बात करेंगे जो इस किताब के लेखक को लेकर इन दिनों सुर्खियों में हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के सफर को एकदम स्पष्ट रखने के लिए हम सबसे पहले किताब के शिक्षाओं के 3 मुख्य चरणों को डिकोड करेंगे। पहला, मॉन्क माइंडसेट, फिर कैसे चीजों को जाने दें, व्यक्तिगत विकास कैसे करें और वापस समाज को कैसे लौटाएं। इसके बाद हम एक कदम पीछे हटकर संदेशवाहक यानी लेखक से जुड़े विवादों का भी एक ऑब्जेक्टिव विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मॉन्क माइंडसेट, यानी एक सन्यासी की तरह सोचने की और अपने दृष्टिकोण को बदलने की। इस माइंडसेट को समझने के लिए हमें सबसे पहले शांति का एक ऐसा माहौल बनाना होगा जहां हमारा दिमाग पूरी तरह से फोकस्ड हो। जरा एक पहाड़ों के बीच मौजूद बिल्कुल शांत झील की कल्पना कीजिए। ये तस्वीर बिल्कुल उसी क्लैरिटी और ठहराव को दर्शाती है जिसे ये शिक्षाएं हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी में लाने की कोशिश करती हैं। एक ऐसी शांति जहां किसी भी तरह के शोर शराबे या भटकाव की कोई गुंजाइश ही ना हो। और यहीं पर इस किताब का सबसे मुख्य विचार सामने आता है। हमारा दिमाग अक्सर एक मंकी माइंड यानी एक बंदर की तरह होता है, जो बहुत ज्यादा सोचता है, हमेशा विचलित रहता है और बिना किसी लक्ष्य के एक विचार से दूसरे विचार पर छलांग लगाता रहता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मनोवैज्ञानिक अर्नस्ट पोपल के अनुसार इंसानी दिमाग एक बार में सिर्फ 3 सेकंड के लिए ही पूरी तरह वर्तमान में रहता है। इसके ठीक उलट होता है मॉन्क माइंड, जो पूरी तरह से केंद्रित, बाहरी चीजों से निर्लिप्त और जीवन के सच्चे अर्थ की तलाश में रहता है। हमें बस इसी मंकी माइंड से मॉन्क माइंड तक का सफर तय करना है। चलिए अब इस ढांचे के पहले चरण में गहराई से उतरते हैं, जो है लेटिंग गो, यानी चीजों को जाने देना। यह चरण हमें उस आंतरिक और बाहरी शोर से आजाद होना सिखाता है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है। इमेजिन कीजिए कि पानी की तेज धार के बीच कुछ चट्टानें मजबूती से खड़ी हैं। बिल्कुल इसी तरह ये चरण हमें सिखाता है कि डर के बीच भी डटकर कैसे खड़ा रहना है। किताब कहती है कि हमें डर को दबाने के बजाय उसके साथ अपने रिश्ते को बदलना चाहिए। डर को एक लाल झंडी या कुछ नया सीखने के एक शानदार मौके की तरह देखना चाहिए। अब हमारे आसपास मौजूद नेगेटिविटी का क्या? किताब इसे उन मच्छरों की तरह बताती है जो हमारी शांति का खून चूस लेते हैं। इनसे निपटने के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल 3 स्टेप्स वाला फॉर्मूला दिया गया है। पहला कदम है स्पॉट, यानी उस नकारात्मकता को पहचानना। दूसरा है स्टॉप, थोड़ा रुकना और उस पर विचार करना। और तीसरा है स्वैप, उस नेगेटिव सोच को किसी पॉजिटिव और बेहतर सोच से बदल देना। ये अपने बिहेवियर को सुधारने का एक बहुत ही असरदार तरीका है। इस शांत मानसिक स्थिति तक पहुंचने के लिए एक और बहुत ही जरूरी शब्द है निर्लिप्तता या डिटैचमेंट। किताब में कहा गया है कि एक सन्यासी का दिमाग इसी निर्लिप्तता का अभ्यास करता है। उन्हें यह एहसास होता है कि हमारे घरों से लेकर हमारे परिवारों तक सब कुछ केवल कुछ समय के लिए मिला है। इसका एक बड़ा ही साधारण सा उदाहरण है। ये कहने के बजाय कि मैं गुस्से में हूं, ये कहना कि मुझे गुस्सा आ रहा है। ये छोटी सी बात हमारे और हमारी भावनाओं के बीच एक दूरी बना देती है, जिससे ये अस्थायी भावनाएं हम पर हावी नहीं हो पाती। ये सब हमें दूसरे चरण की तरफ ले जाता है, जिसका पूरा फोकस व्यक्तिगत विकास यानी पर्सनल ग्रोथ और अपने जीवन की सही दिशा खोजने पर है। इस पूरी ग्रोथ का सेंटर पॉइंट है अपना धर्म खोजना। यहाँ धर्म का संस्कृत अर्थ किसी रिलीजन से नहीं, बल्कि जीवन के एक सच्चे उद्देश्य से है। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां आपके जुनून और आपकी काबिलियत का मिलन होता है और उसका इस्तेमाल दुनिया की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। यानी जब आपका टैलेंट दूसरों के काम आने लगे, बस वही आपका सच्चा धर्म है। और इस ग्रोथ को हासिल करने के लिए खिलते हुए फूलों की तरह एक मजबूत दिनचर्या का होना बहुत ज़रूरी है। सुबह जल्दी उठना और ध्यान यानी मेडिटेशन को अपनी प्राथमिकता बनाना।
ये आदत हमारे दिमाग को आज़ाद करती है, हमारी क्रिएटिविटी को उड़ने का मौका देती है और सबसे ज़रूरी बात, हमारे अहंकार पर लगाम लगाती है। अब हम आते हैं किताब की फिलॉसफी के तीसरे और आखिरी हिस्से पर, जो हमारे इस अंदरूनी विकास को बाहरी दुनिया की सेवा और कृतज्ञता में बदल देता है। जब आप कृतज्ञता में उपस्थित होते हैं तो आप कहीं और नहीं हो सकते। यह विचार अपने आप में कितना गहरा है ना? हर दिन आभार व्यक्त करना हमें वर्तमान में रहने पर मजबूर कर देता है। ये एक ऐसा अभ्यास है जो हमारे दिमाग की उस डिफ़ॉल्ट सेटिंग को ही पूरी तरह से बदल देता है, जो हमेशा सिर्फ नकारात्मक चीज़ों पर फोकस करती है। तो यहाँ सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि सच्ची दौलत और खुशी हमेशा दूसरों की सेवा करने में ही मिलती है। ये एक टू वे स्ट्रीट है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारा दुनिया से जुड़ाव बढ़ता है, करुणा बढ़ती है और हमारा आत्मसम्मान भी बढ़ता है। सच कहूं तो दूसरों की सेवा करना खुद को अंदर से ही हील करने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। और भाई, ये सिर्फ कोई किताबी बातें नहीं है। अगर हम जे शेट्टी के प्रोग्राम्स में भाग लेने वाले लोगों के आंकड़ों पर नजर डालें तो 90 दिनों के भीतर के रिजल्ट्स हैरान कर देने वाले हैं। अकेलेपन में 40% की कमी, जीवन के उद्देश्य में 40% की वृद्धि, नींद में सुधार और सबसे कमाल की बात, मेडिटेशन की क्वालिटी में पूरे 100% का सुधार। ये नंबर्स चीख चीख कर बताते हैं कि ये तरीके असल जिंदगी में कितना काम करते हैं। खैर, अब तक हमने किताब की शानदार शिक्षाओं को समझा, लेकिन अब इस चर्चा के दायरे को थोड़ा बड़ा करते हैं और उस व्यापक सांस्कृतिक संदर्भ को देखते हैं जो इन दिनों सुर्खियों में है। आखिर दुनिया ने इन शिक्षाओं को देने वाले संदेशवाहक यानी लेखक को किस तरह से लिया है? यहाँ एक बड़ा सवाल ये है कि दुनिया ने इन विचारों को कैसे अपनाया और इनके पीछे का संदेशवाहक असल में कौन है। एक तरफ तो ढेरों रिव्यूज ने इस किताब को माइंडफुलनेस और शांति के लिए एक गेम चेंजर बताया है, लेकिन दूसरी तरफ द गार्जियन की एक बहुत ही डिटेल्ड और पर्दाफाश करने वाली रिपोर्ट ने लेखक के बैकग्राउंड पर कुछ गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिन्हें इग्नोर करना सही नहीं होगा। अगर हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर द गार्जियन और डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट्स पर गौर करें तो कुछ चौंकाने वाले दावे सामने आते हैं, जैसे कि उनके एक सन्यासी के रूप में बिताए गए समय को लेकर कहा गया है कि उनकी आध्यात्मिक शिक्षा का ज़्यादातर समय भारत में नहीं बल्कि लंदन में बीता था। इसके अलावा बिना क्रेडिट दिए दूसरे क्रिएटर्स का कंटेंट इस्तेमाल करने के आरोप हैं। उनके कोचिंग स्कूल की $7400 जैसी भारी भरकम फीस को लेकर सवाल हैं और यहाँ तक कि एक मनोचिकित्सक ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने ज्ञान को कुछ हद तक भ्रामक तरीके से पेश किया है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। कुछ और भी बातें हैं जो जांच के घेरे में आई हैं। उदाहरण के लिए 2019 में ही इन्फ्लुएंसर निकोल आर्बर ने एक वीडियो में आरोप लगाया था कि लेखक ने अपनी शुरुआती इंटरनेट पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए दूसरों के इंस्पिरेशनल कोट्स का बिना श्रेय दिए इस्तेमाल किया था। साथ ही मूल क्रिएटर्स के बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद कंटेंट को ना हटाना और मुफ्त में अपना कंटेंट बनवाने के लिए इस्कॉन के युवाओं का इस्तेमाल करने जैसे आरोप भी उन पर लगे हैं। तो दोस्तों, आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या किसी ज्ञान या शिक्षा का महत्व इस बात पर निर्भर करता है कि उसे देने वाले का अतीत बिल्कुल बेदाग हो? क्या इन बेहतरीन और जीवन बदल देने वाले माइंडफुलनेस रूटीन की अहमियत सिर्फ इसलिए कम हो जाती है क्योंकि इन्हें सिखाने वाले व्यक्ति पर कुछ आरोप लगे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम आप पर छोड़ते हैं। सबूतों को तौलिए और खुद तय कीजिए। इसी सवाल के साथ हमारा आज का ये डीप डाइव विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।